Hello everyone, let's start with the next standard now, SA 701, that is Key Audit Matter Paragraph. अगर आप मुझे पूछेंगे रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सबसे रेवोल्यूशनरी चेंज क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या था, देन इट वाज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. आई विल टेल यू व्हाई. अगर आप ऑडिट रिपोर्ट का ओल्ड फॉर्मेट देखेंगे, व्हेन यू लुक एट द फॉर्मेट, देखो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा ओपिनियन, इट शुड लुक लाइक उसमें एक्चुअली में ग्रेट अंडरस्टैंडिंग के लिए कंटेंट फ्रॉम अ लेमैन और फ्रॉम अ यूजर इज वेरी लिमिटेड. रादर हमारे ऑडिट रिपोर्ट का जो कम्युनिकेटिव वैल्यू था वो एक्चुअली में बहुत कम था, क्योंकि मेरे यूजर को पता ही नहीं चलेगा मेरे ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ करके कि यार एक्चुअली में आपने ऑडिट करते वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट मैटर्स ढूंढे, उनसे कैसे डील किया, हाउ डिड यू कम टू योर कंक्लूजन्स. हाँ, थोड़ा ईओएम आता है, थोड़ा ओएम आता है, बट जो एक्चुअल मैटर्स, बहुत सारे अदर मैटर्स जो आपने ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ ऑडिट कम अक्रॉस किए होंगे, डील किए होंगे और फिर कंक्लूजन पे आए होंगे, वो मिसिंग थे हमारे ऑडिट रिपोर्ट से. इस चीज को एड्रेस करने के लिए एक नया पैराग्राफ इंक्लूड किया, दैट इज कॉल्ड एज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. रादर ये इतना रेवोल्यूशनरी चेंज था गाइस, दैट बिकॉज ऑफ दिस the applicability of revised SS 700 was actually postponed for almost 1.5 years, because they wanted people to spend some time, understand the relevance of key audit matter paragraph, and then actual implementation should come. Let's do one thing. I'll show you one or two examples first, then we'll talk about the definition of key audit matter. We'll try to understand कि exactly इसको क्यों include किया, sir how it is different from EOM वाला matter, वो हम धीरे धीरे discuss करना शुरू करेंगे. Let's go to SA 701. In your modules, come to page number 1D.14. सबसे पहले बहुत बेसिक लेवल चीज है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन क्या है की ऑडिट मैटर पैराग्राफ का. सिंपल है, ऑडिटर के जजमेंट में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स उसको मिले हैं, जो उसको लगता है मैंने ऑडिट के दौरान फेस किए हैं, अप्रोच किए हैं, ऑडिट किया है और अपने रिपोर्ट के अंदर आपको लगता है इंक्लूड करना चाहिए, यू कैन इंक्लूड दोज मैटर्स अंडर कैम. एकदम ओपन एंडेड डेफिनेशन है. देखो जैसे ऐसे 260 में हम बहुत सारे मैटर्स कम्युनिकेट करते हैं, 260 याद है क्या, कम्युनिकेशन टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. जैसे हम 260 में बहुत सारे मैटर्स कम्युनिकेट करते हैं, उनमें से ही कुछ मैटर्स जो आपको लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, आप उनको कैम में इंक्लूड कर सकते हो. डेफिनेशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. देखो क्या बोलता है, सर दोज मैटर्स विच इन ऑडिटर्स जजमेंट, जो उसके लिए सबसे सिग्निफिकेंट थे व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन मैटर्स को आप कैम में इंक्लूड कर सकते हो. नॉर्मली जो मैटर्स हम नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं टीसीडब्ल्यूजी को एज पर एसे 260, उनमें से ही कुछ मैटर्स को सेलेक्ट करके कैम में इंक्लूड किया जाता है. सॉरी गाइस. उनमें से ही कुछ मैटर्स को कैम के अंदर इंक्लूड किया जाता है. अब एक काम करते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं कि कैम में क्या आता है, क्यों आता है और कैसे डिसाइड करेंगे ये मैटर कैम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. लेट मी गिव यू 2-3 एग्जांपल. थिंक अबाउट अ बैंकिंग कंपनी, लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक. आपको ईआईएस में चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया होगा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, एंड यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट IT controls, that is information technology controls, are important for every company. But from a banking company point of view, majority of your transactions are automated. Like people doing online transactions has increased significantly, and जो number of services आपको एक branch पे मिलते थे, that is coming down. तो as a bank आपके लिए जो आपके याद है दो कैटेगरी ऑफ कंट्रोल्स ईआईएस के, जनरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल. तो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जनरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर हो गया. एंड एज अ ऑडिटर आपको उन कंट्रोल्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से टेस्ट करना पड़ेगा, और उस पर कंफर्ट आएगा तो ही आप एक्चुअल ऑडिट कर सकते हो. तो ये इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको मुझे अपने ऑडिट रिपोर्ट में कैम के अंदर इंक्लूड करना चाहिए. लेट मी शो यू द एग्जांपल. आओ इधर. Audit report of ICICI Bank 2020. Can you see heading key audit matter paragraph? तो अभी कैम में कैसा रहता है बेटा, एक मेन हेडिंग आता है, वहां पे की ऑडिट मैटर क्या है वो डिफाइन करते हैं. देखो वापस से डेफिनेशन दी है, सर दे आर दोज मैटर्स जो हमारे जजमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. अच्छा, ब्रांच ऑडिटर का रेफरेंस दिया है यहाँ पे, बट यहाँ पे आप अज्यूम करो
फ्रॉम अ नॉर्मल ऑडिट पर्सपेक्टिव कि भाई हमारे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर थे ऑडिट के दौरान। एंड सर फिर इंडिविजुअली मैटर को लिस्ट डाउन करेंगे। देखो इसके अंदर मैटर नंबर ए, information technology and system controls impacting my financial reporting. Can you see a reference of your IT general controls and IT application controls? पढ़ा है क्या आपने EIS में जनरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स? तो इनको पहले एक्सप्लेन करेंगे कि ये मैटर इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर एक्सप्लेन करेंगे हमने इन मैटर को कैसे ऑडिट किया है। हमारा पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा कि हमने कैसे उनके कंट्रोल को समझा होगा, कैसे उनको टेस्ट किया होगा, कैसे हमारे कंक्लूजन तक अराइव किया होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे मैटर्स को आप एक्चुअली में इंक्लूड करते हो। फिर एक बैंक के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर क्या है, याद है? एनपीएस। एनपीएस को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो और उनके रिगार्डिंग प्रोविजनिंग कैसे करते हो, ये भी इंपॉर्टेंट मैटर है, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग ऑफ एनपीएस। तो इसके बारे में आपका जो आरबीआई का गाइडलाइंस है वो आपको लिखना पड़ेगा। आपने कैसे चेक किया होगा इस चीज को वो आपको लिखना पड़ेगा। मतलब कैम के अंदर एक्चुअली में आपने ऑडिट के दौरान जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करके डील किया है। मतलब नॉट जस्ट द मैटर बट हाउ यू डेल्ट विद दिस मैटर, योर अप्रोच ऑल्सो नीड्स टू बी डिस्क्लोज इन द ऑडिट रिपोर्ट। डोंट यू थिंक कैम बहुत डिटेल में है? रादर ये पढ़ने के बाद हमको समझेगा एक्चुअली में आईसीआईसीआई बैंक के ऑडिटर ने इन सिचुएशंस को कैसे आइडेंटिफाई किया और इनको कैसे डील किया। मतलब कैम का वैल्यू बहुत ज्यादा है, यहां पर बहुत ज्यादा चीजें आएगी। रादर कैम कभी कभी कैन गो फ्रॉम 1 पेज टू इट कैन बी 5 to 6 पेजेस ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन उस कंपनी में कितने इंपॉर्टेंट मैटर्स आपको मिले। थोड़ा समझ में आया कि कैम का वैल्यू क्या है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस दीज एग्जांपल्स? हाँ या ना? ऑनलाइन पॉपुलेशन बोलो ना। तो सबसे पहले कैम का डेफिनेशन सिंपल है भाई। ऑडिट के दौरान जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आपने ढूंढे होंगे, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, यू कैन इंक्लूड इन द कैम। आपके जजमेंट के ऊपर है, कोई डाउट वाला बात नहीं है। दूसरा चीज, सर ये कैम आया ही क्यों? मैं आपको बोल रहा हूं इससे हमारे ऑडिट रिपोर्ट का कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ा है। अब हमारे ऑडिट रिपोर्ट में ये समझता है हमने एज ऑडिटर काम क्या किया है। पहले पता ही नहीं चलता था, पहले से बोलता था ओपिनियन ये है। अरे भाई ओपिनियन तक आया कैसे, क्या इंपॉर्टेंट मैटर आइडेंटिफाई किए, कैसे एड्रेस किया, हमारे ऑडिट रिपोर्ट का कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ा है। हमारे यूजर को समझेगा कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर करंट ईयर में ये इंपॉर्टेंट मैटर्स थे, उनका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा। ये रीजन है कैम को इंक्लूड करने का। तो देखो व्हाई कैम, दैट कैन बी एग्जाम क्वेश्चन। Come to page number. Come to page number 1D.15. Are you there? What is the purpose of including key audit matter? Read along with me. देखो पहला पॉइंट में क्या बोल रहा है सर, मेन पर्पस क्या है? इससे हमारा एनहेंसमेंट होगा कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। देयर विल बी अ बेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट की एग्जैक्टली ऑडिट कैसे परफॉर्म किया था। एंड सर एट द सेम टाइम सेम चीज ही, इट विल असिस्ट माय यूजर्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपनी एंड इंपॉर्टेंट एरियाज जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूड किए हैं। सर इससे एक्चुअली में उन्हें समझ में आएगा इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है, कहाँ कहाँ उन्होंने, एक वर्ड था ना अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जजमेंट का इस्तेमाल कैसे किया है। वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी बहुत सारे मैटर्स है जो हमारे कैम के अंदर आते हैं। सो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। तो बॉटम लाइन, इससे हमारे ऑडिट रिपोर्ट का कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, हमारे यूजर को बेटर समझेगा एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्या हुआ है कंपनी में और कंपनी के मैनेजमेंट ने उसको कैसे डील किया था और ऑडिटर ने कैसे डील किया था। पर्पस ऑफ कैम समझ में आया क्या? पहले पढ़ा है डेफिनेशन, फिर पढ़ा है पर्पस। गिविंग यू 2 minutes, रीड बोथ ऑफ देम वंस अगेन। छोटा सा स्टैंडर्ड है, स्ट्रीमलाइन करके पढ़ोगे, हर एक एक पार्ट पे अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है और आ चुका है इंटर में भी और फाइनल में भी। सो बी मोर केयरफुल। डेफिनेशन पढ़ो, पर्पस पढ़ो वापस से। Any doubt to anyone?
ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर मैं कौन से मैटर्स को कैम में इंक्लूड करूं, ये कैसे डिसाइड करेंगे? हाउ कैन आई डिटरमाइन दैट व्हाट मैटर्स शुड कम अंडर माय की ऑडिट मैटर पैराग्राफ? इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट। डिटरमाइनिंग व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन कैम। यहां पर आपके एक ऐसे का रेफरेंस आएगा, याद है ऐसे 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो सिंपल है, एज अ ऑडिटर व्हाइल डूइंग द ऑडिट, कुछ अगर आपको ऐसे एरियाज मिले थे जहां पर आपके हिसाब से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा था, एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व रहता है, वहां पर हमको लगता है रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा होता है, उन मैटर्स को आप कैम में इंक्लूड कर सकते हो। या नॉट जस्ट दैट, कोई भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट या कोई एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा। सुनो, आई एम नॉट सेइंग सब्सिक्वेंट इवेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं आता है, सब्सिक्वेंट इवेंट तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आकर के आपके ईओ में आएगा। कैम के अंदर मैं बोल रहा हूं जो इवेंट साल के दौरान हुआ होगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है सर, उसको आप वापस से एम्फसाइज करके अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहते हो, वो कैम में आ सकता है। मतलब सर जहां पर आपको लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क है। एग्जाम्पल कैन बी जहां पर ऑडिटर और मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है, मतलब एग्जाम्पल इज माई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, प्रोविजंस जो आते हैं आपके। फिर सर कोई भी ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस जो ड्यूरिंग द पीरियड हुए हैं, वर्ड क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड, ये बोल रहा है साल के दौरान आपको कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन या इवेंट्स मिले हैं जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट थे, उनको आप कैम में इंक्लूड कर सकते हो। तो सिंपल है, 315 के हिसाब से जहां पे रॉम ज्यादा है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, या सर आपके हिसाब से अकाउंटिंग एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट का जजमेंट भी आएगा, ऑडिटर का जजमेंट भी आएगा, कैम के अंदर इंक्लूड कर दो। या सर आपको लगता है सिंपल चीज है सर, कोई भी ऐसा नया इवेंट या ट्रांजैक्शन साल के दौरान हुआ होगा जो आपको सिग्निफिकेंट लगता है, यू कैन इंक्लूड अंडर कैम। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 पॉइंट्स है, पढ़ के उड़ा सकते हो। ये चीज वापस डेफिनेशन बता रहा है कैम का, वापस डेफिनेशन है, देख लो। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कैम का डेफिनेशन, कैम क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड सर कैम में कुछ चीज इंक्लूड करने से पहले आप क्या चीज दिमाग में रखेंगे। तीनों चीजें क्लियर है क्या? अरे यस और नो? फिर दूसरा क्वेश्चन, सर क्या अगर कोई मैटर को मैं कैम में इंक्लूड कर दूंगा, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड कर दूंगा, डज दैट मीन मुझे उस मैटर पे मॉडिफिकेशन देने का जरूरत नहीं है? अरे सिंपल है, कैम अगर आया दैट डजंट मीन इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर 705। 705 अभी भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मैटर में मॉडिफिकेशन आना चाहिए तो पहले 705, कैम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा चीज याद है, material uncertainty related to going concern, so it is not a substitute when you include something new in the audit report, ये किसी का substitute नहीं है, this is an additional requirement। मतलब CAM is not a substitute to 705, it is not a substitute for revised 570। मतलब अगर material uncertainty related to going concern हुआ तो सर अभी भी उसका अलग से पैराग्राफ बन के आएगा, वो CAM में नहीं आ सकता है। ढंग से देखो सर, it is not a substitute for 705, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिवाइज्ड SA 570। क्या ये दोनों मैटर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेम चीज एकदम? ईओ में भी पढ़ाया था ना तुमको ऐसा ही? अरे ईओ में भी सेम ही था ना बेटा, याद आ रहा है क्या? एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ डिस्क्लोजर। सेम बात है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैम ऑडिटर के लिए है। दोनों कंपेयर मत करो, ऐसा मत सोचो ऑडिटर ने कुछ कैम में डाल दिया तो सर ये मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। नहीं भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर एप्लीकेबल FRF। यहां पर कैम में इंक्लूड करना नहीं करना वो ऑडिटर का जजमेंट रहेगा एज पर 701। डू यू अंडरस्टैंड A, B and C? ये सेम ईओ में भी था। अरे याद आ रहा है क्या? हाँ या ना? Now the last point, what is point number D? Interesting है ये।
इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर, ऊपर लिखा है देखो, इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन। मतलब बहुत सारे लोगों को लगा अब कैम के अंदर बहुत सारे मैटर्स आए, मतलब हर मैटर में मैं अलग ओपिनियन दे रहा हूं। नहीं भाई, रादर समझो मेरा बात, कैम के अंदर भी जो मैटर्स आ रहे हैं उन पे मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे ही नहीं रहा हूं। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन देना होता तो 705 में आ जाता। मतलब व्हेन आई एम इंक्लूडिंग अ मैटर इन कैम, दैट डज नॉट मीन आई एम गिविंग अ सेपरेट ओपिनियन ऑन ऑल दीज मैटर्स। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमको पता है कैम का जो इंट्रोडक्शन होता है वहां लिखना भी पड़ता है दैट हम किसी भी मैटर पे सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। लेट मी शो यू, देखो एग्जांपल, रिलायंस की ऑडिट मैटर, definition, we do not provide a separate opinion on these matters। समझा क्या मेरा बात? हर मैटर के रिगार्डिंग हमारा अप्रोच क्या हमने बस वो बताया है, हम किसी पे भी सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। समझा क्या? तो कैम क्या है, इंट्रोडक्शन आएगा और एक लाइन आएगा कि भाई हम इनमें से किसी भी मैटर पे सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। इज दिस क्लियर टू यू? यस और नो? एक बार वापस से पढ़ लो ऑल 4 पॉइंट्स। Any doubt to anyone? अब एक चीज और सर, नॉर्मली जब हम कैम इंक्लूड करते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, एक सेपरेट हेडिंग आएगा, मेन हेडिंग कैम, उसके अंदर कैम का डेफिनेशन देंगे दैट बाई कैम इंक्लूड्स ऑल दोस मैटर्स विच वर सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग आवर ऑडिट प्रोसेस। फिर सर हम बोलेंगे कि हर एक मैटर एक सब हेडिंग रहेगा और सब हेडिंग के अंदर मैटर को एक्सप्लेन करेंगे और हमने कैसे अप्रोच किया वो लिखेंगे और क्लियरली बोलेंगे दैट हम सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे इसमें से किसी भी मैटर पे। देखो, द ऑडिटर शैल डिस्क्राइब ईच कैम विथ प्रॉपर सब हेडिंग। मेन हेडिंग क्या रहेगा? कैम। सब हेडिंग अलग से आएगा, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया भी था। और आपका लैंग्वेज ऐसा रहेगा, पढ़ के देखो, ये लैंग्वेज दिखाया था कैसे, पहले कैम का डेफिनेशन और दूसरा चीज में दैट भाई क्लियरली बता रहे हैं दैट वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स। ये सेम चीज मैंने आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में आईसीआईसीआई बैंक का भी दिखा दिया, रिलायंस का भी दिखा दिया। Yes or no? Absolutely same language. Do you agree with me? सेवन 701 एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? की ऑडिट मैटर पैराग्राफ है, शॉर्ट नोट लिखो, तो डेफिनेशन लिखो, क्यों कैम आया पर्पस लिख दो, और एक सिंपल चीज कि भाई क्या क्या मैटर्स कैम में आते हैं वो कैसे डिटरमाइन करेंगे वो लिख दो। या अब एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन पर्पस पे आ सकता है, तब क्या करोगे? डेफिनेशन तो लिखोगे ही, साथ में पर्पस लिखोगे। या क्वेश्चन आ गया क्या मैटर्स आने चाहिए कैम में, तो क्या करोगे? डेफिनेशन तो लिखोगे ही प्लस डिटरमाइनिंग वाला पॉइंट लिख दोगे। या बोलेगा कैम के अंदर एक कोई मैटर आता है उसका एग्जांपल दो, तो कैसे कम्युनिकेट करते हो? एक कैम हेडिंग, उसके अंदर क्या आएगा? नॉट एक्सप्रेसिंग ए सेपरेट ओपिनियन, एक सब हेडिंग बनाओ और सब हेडिंग को एक्सप्लेन कर दो कोई भी एक एग्जांपल। फिर नॉट अ सब्स्टिट्यूट वाला क्वेश्चन आया, वापस डेफिनेशन आएगा और ये चारों पॉइंट लिख दोगे। मतलब कोई भी एक पार्ट पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन से शुरुआत करोगे और वो पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे, एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस?
This marks the end of SA 700, 701, 705 and 706, the 4 most important standards of your audit reporting series. Any doubts to anyone? बोलो. पक्का? अब देखो, तुम्हारे सिलेबस में 710 भी है, इंटरमीडिएट सिलेबस में 710 भी है, हालांकि एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एक आध बार आई थिंक इन 5-6 अटेम्प्ट्स 1 क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. आया है लास्ट 5 अटेम्प्ट के अंदर एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, बट हाँ ये लास्ट स्टैंडर्ड बचता है. मैं इसका बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, एंड देन 710 विल ऑल्सो गेट ओवर. दैट मीन्स योर एंटायर 700 सीरीज विल बी डन. फिर हम थोड़ा एग्जाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे. Can we do that? Okay, good morning all of you once again. I hope you guys are doing great. So yesterday we discussed SA 700 and 705. आज हम शुरू करेंगे 706 and 701 and we'll try to finish the important remaining standards of your audit reporting series. और फिर लास्ट में वंस वी आर डन विद द ऑडिट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स विल इवन डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस जो एग्जाम में लास्ट 4 या 5 अटेम्प्ट के अंदर पूछे हैं, सो दैट यू कैन बिकम लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट कि मुझे उन क्वेश्चंस को कैसे समझना है और कैसे उनको अप्रोच करना है इन द एग्जाम पेपर. कैन वी गेट स्टार्टेड? चलो लेट्स स्टार्ट विद SA 706. इन योर मॉड्यूल्स यू कैन कम टू पेज नंबर 706. It's on page number 1D.32. SA 706. Are you there? Online students, are you there? Great. What is 706? It talks about emphasis of matter paragraph and other matter paragraph. कल जब हम ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, वी केम अक्रॉस 2 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स. वन वाज emphasis of matter paragraph and second is other matter paragraph. इसके अलावा एक और था, that is key audit matter paragraph, that is covered under SA 701. उसको हम 706 के बाद में डिस्कस करेंगे. पहले फोकस करते हैं emphasis of matter paragraph and other matter paragraph पे. आई एम श्योर ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को याद भी रहेगा. मैं एक पहले ओवरव्यू देता हूं दोनों का, व्हाट इज EOM एंड व्हाट इज OM. दोनों को डिफरेंशिएट तरीके से समझ लेते हैं अच्छे से. विल टेक सर्टेन एग्जांपल्स एंड देन विल मूव ऑन क्विकली. सर व्हाट इज एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ? देखो, अगर एज अ ऑडिटर व्हाइल डूइंग द ऑडिट यू कम अक्रॉस सर्टेन मैटर्स, ढंग से सुनना, while doing the audit of a company you come across certain matters which are already presented or disclosed in the financial statements. मतलब वो matters important है, उनको already कंपनी के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंट या डिस्क्लोज कर दिया है, बट आपको लगता है एज अ ऑडिटर वो मेरे यूजर्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट है दैट हाँ वो ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, फिर भी मैं मेरे यूजर्स को एक तरीके से एम्फसाइज करके बताना चाहता हूं, उनका अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूं दैट दिस मैटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. मेरा बात सुनो, ये मैटर ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पर आपको लगता है फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे यूजर्स का अटेंशन इस मैटर की तरफ ड्रॉ करना चाहिए, इस पे मुझे स्पेशल एम्फसाइज करना चाहिए, तब जाके आप उस मैटर को EOM पैराग्राफ में इंक्लूड करते हो. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक 1 or 2 एग्जांपल्स, अंडरस्टैंड कि क्या मैटर्स नॉर्मली EOM में आते हैं, तो आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इंप्रूव होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल, थोड़ा ICAI लेवल का एकदम बेसिक एग्जांपल जो उन्होंने दिया है, पहले वो डिस्कस करते हैं. तो पेज नंबर 1D.37. इट्स अ ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, फोकस EOM पैराग्राफ पे करना है, ना कि फॉर्मेट पे. कैन यू सी एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ? एक बार पढ़ो जरा, व्हाट इज रिटन इनसाइड दिस एग्जांपल. ये एग्जांपल अपने मॉड्यूल्स में है, पढ़ो जरा एक बार. वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर X ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which describes the effects of a fire in the company's production facility. Sorry guys. Which describes the impact of or effect of fire in the company's production facility. ऐसा लग रहा है क्या? ये मैटर ऑलरेडी कंपनी ने नोट नंबर X के अंदर प्रेजेंट या डिस्क्लोज कर दिया है,
एंड सर ये मैटर मेरे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर सेम मैटर के लिए यूजर्स का अटेंशन को ड्रॉ कर रहा है और चाहता है आप इस मैटर को स्पेसिफिकली पढ़ें, इसीलिए उस मैटर को वो EOM पैराग्राफ में इंक्लूड कर रहा है। क्या थोड़ा एक एग्जांपल समझ में आया क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल एग्जांपल? टेल मी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली रेस्पॉन्ड गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल? क्लियर है? कैन वी टेक वन मोर एग्जांपल? एक और एग्जांपल ले, थोड़ा रीसेंट टाइम्स का। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। दिस इज आई थिंक 2020 ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ICICI बैंक। देखो, ICICI बैंक ऑडिट रिपोर्ट, लेटेस्ट फॉर्मेट मिलेगा 2020 का ही है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर्स, report on audit of financial statements, opinion paragraph. After opinion comes your basis for opinion. And can you see a paragraph called as emphasis of matter paragraph? Can you read the content here? Can you read the content here? Spend 1 minute. Can you see the language? We draw attention to schedule number 18.57, which is included in the financial statements, which describes the uncertainties because of COVID-19. एंड सर इसका इम्पैक्ट हमारे कंपनी के नंबर्स पे एंड फ्यूचर डेवलपमेंट्स पे आने वाला है। कैन आई से दे आर emphasizing that because of COVID-19, yes, as a banking organization there are a lot of uncertainties जिनका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर डेवलपमेंट्स या एक्चुअल फाइनेंशियल नंबर्स पे आ सकता है सिग्निफिकेंट तरीके से। डोंट यू थिंक ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कंपनी ने अपने नोट्स टू अकाउंट्स में प्रेजेंट या डिस्क्लोज किया है? मैं बस अटेंशन ड्रॉ करके दे रहा हूं मेरे यूजर्स को कि भाई ये मैटर इंपॉर्टेंट है, आपने इसको और स्पेसिफिक और डिटेल में पढ़ना चाहिए। लॉजिक क्या है? देखो यार, नोट्स टू अकाउंट्स में बहुत कंटेंट होता है। हो सकता है एक यूजर शायद सारे नोट्स टू अकाउंट्स का हर एक कंटेंट को गो थ्रू ना कर पाए, तो एटलीस्ट ये एज अ ऑडिटर मेरा ड्यूटी बनता है कि एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जिसको एक यूजर ने पढ़ना ही चाहिए, व्हाई नॉट ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन towards those matters in my audit report so I can include such matters under emphasis of matter paragraph. बात समझ में आया क्या? EOM का मतलब समझ में आया क्या आपको? हाँ या ना? बोलो भाई, ऑनलाइन पब्लिक रेस्पॉन्ड करो बेटा। अगर तुम रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर तुम रिकॉर्डेड ही देख लो डायरेक्टली, ऑनलाइन आने का जरूरत क्या है? व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? तो सुनो वापस से, अगर एक मैटर EOM में आना चाहिए, इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नंबर 1, ये मैटर ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। नंबर 2, ये मैटर ऑडिटर के हिसाब से इतना सिग्निफिकेंट है यूजर्स के लिए कि सर ऑलरेडी प्रेजेंटेड है, फिर भी मैं इसको अटेंशन ड्रॉ करके यूजर को बताना चाहता हूं। नंबर 2। अब नंबर 3 जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ढंग से सुनना। पहला 2 पॉइंट समझ में आया होगा। मुझे एक बात बताओ, जिस मैटर को आप EOM पैराग्राफ में इंक्लूड कर रहे हो, कैन यू गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन दैट मैटर? इफ यू आर इंक्लूडिंग अ मैटर इन द EOM paragraph, can I give a modified opinion on that matter? Can I give a modified opinion on that matter? बोलो, क्या मैं मॉडिफिकेशन दे सकता हूँ उस मैटर पे? बेटा अगर मॉडिफिकेशन देना होता तो वो ऑलरेडी 705 में आ जाता। और याद है, जब आप मॉडिफिकेशन देते हो, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ आएगा, वहां रीजंस एक्सप्लेन करोगे तो वो मैटर वहीं पर आ जाएगा। तो क्लियर है, इफ यू आर इंक्लूडिंग अ मैटर अंडर EOM, आइडियली उस पर मॉडिफिकेशन नहीं आ रहा होगा आपके हिसाब से। अगर मॉडिफिकेशन आना चाहिए था तो वो 705 में ही कवर हो जाएगा, 706 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए नोटिस करो, हमेशा वो EOM क्लास में लिखता है, देखो, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज मैटर्स। आई कैन शो यू n नंबर ऑफ एग्जांपल्स जहां हर बार लाइन आएगा कि हम हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं इस मैटर के ऊपर जिसको हमने EOM में इंक्लूड किया। कैन यू सी? Our opinion is not modified in respect of this matter. So 3 condition क्या क्या है? Number 1, it is related to financial statement and it is already presented or disclosed in financial statement. Number 2,
अभी भी मेरे ऑडिटर को, एज ऑडिटर मुझे लगता है मेरे यूजर्स के लिए इतना सिग्निफिकेंट है कि हाँ ये ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है, फिर भी मैं मेरे यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूं। एंड तीसरा चीज, मैं इस मैटर के ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। अगर मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन देना होता तो मैं उसको 705 में ही कवर कर लेता, ईओएम के अंदर लेकर के नहीं आता। मैं क्या करता, मॉडिफाइड ओपिनियन देता और बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में रीजंस देते वक्त एक्सप्लेन करता कि भाई ये नोट्स टू अकाउंट्स का ये जो मैटर है इस पर मैं मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहता हूं, मेरा रीजंस ये रहेगा। बात समझ में आया क्या? डू यू अंडरस्टैंड एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नाउ? बेसिक मतलब समझ में आया क्या? लेट्स डू वन थिंग, डेफिनेशन पढ़ते फिर ईओएम का खत्म करते। ईओएम पैराग्राफ, अब डेफिनेशन पढ़ो, आपको आराम से समझ में आ चुका होगा, याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जो वर्ड्स में बोल रहा हूं एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा। देखो, अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। हाँ सर, ईओएम कहां पर आएगा? ऑडिट रिपोर्ट में आएगा। सर इसमें एक ऐसे मैटर के बारे में या कुछ ऐसे मैटर्स के बारे में बात किया जाएगा विच इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नोटिस करना, जब भी आप ईओएम का ड्राफ्टिंग करते हैं आप नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस देते ही हैं, क्योंकि वो मैटर को ऑलरेडी प्रेजेंट या डिस्क्लोज किया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। बट सर ये ऑडिटर के जजमेंट में इतना इंपॉर्टेंट which is fundamental to the user's understanding of finance। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट मैटर है कि हाँ ये ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है, फिर भी मैं मेरे यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूं, देन आई इंक्लूड सच अ मैटर अंडर ईओएम पैराग्राफ। इज डेफिनेशन क्लियर टू यू? गिविंग यू 1 मिनट, रीड केयरफुली, इतना अच्छे से पढ़ो, अगली बार 1-2 बार ज्यादा पढ़ने का जरूरत ना पड़े। स्पेंड 1 मिनट। Any doubts to anyone? Are you comfortable with this? अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ड्राफ्ट एंड एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, आपको डरने का जरूरत नहीं है। हेडिंग आएगा ईओएम, अंदर एक काम करो, वही आईसीआई का फायर वाला एग्जांपल लिख दो। वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर 12, नोट नंबर 13, नोट नंबर XYZ कि कंपनी के प्रोडक्शन फैसिलिटीज में देयर वाज अ फायर, उसके इफेक्ट को डिस्क्राइब किया है इस नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, और आगे लिख दो आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस मैटर। आप ऐसा ड्राफ्टिंग कर दो ना, सिंपल सा। आईसीआई ने आपको खुद ब खुद इतना सिंपल सा एग्जांपल दिया, 2 लाइन में तुम्हारा ड्राफ्टिंग खत्म हो जाएगा। डू यू एग्री विद मी? बट ड्राफ्टिंग करने के पहले ईओएम होता क्या है उसको डिफाइन तो कर देना। इफ इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, गिव अ गुड डेफिनेशन ऑफ ईओएम एंड देन गिव दिस एग्जांपल एज अ ड्राफ्टिंग। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कर सकते हो? अरे बोलो भाई, कर सकते हो क्या? अच्छा एक क्वेश्चन है, कोई मैटर को ईओएम पैराग्राफ में इंक्लूड करने से पहले क्या मैंने ये सोचना चाहिए कि भाई इस मैटर पे मुझे क्या मॉडिफिकेशन देने का जरूरत है? क्योंकि अगर मॉडिफिकेशन का जरूरत है तो पहले मैं 705 में जाऊंगा, ना कि 706 में। रिमेंबर 705 जो हमारा मॉडिफिकेशन का स्टैंडर्ड है, दैट होल्ड्स द मोर प्रायोरिटी ओवर 706। क्लियर है? अगर एक मैटर में मॉडिफिकेशन आना चाहिए तो मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ईओएम देने से कुछ नहीं होगा। ईओएम कैन नॉट बी ए सब्सटीट्यूट फॉर अ मॉडिफाइड ओपिनियन, नंबर 1। सर ऐसे ही एक और पैराग्राफ है, मैंने आपको बताया था, नया एक पैराग्राफ इंक्लूड किया है 2-2.5 साल पहले, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। एंड टेक्निकली अगर आप मुझे पूछेंगे, हम चाहेंगे कैम एंड ईओएम के अंदर पहले प्रायोरिटी इसको दिया जाए। मैं आपको समझाऊंगा क्यों आगे, डोंट वरी अबाउट इट। वो ऐसा बोलना चाहता है, अगर एक मैटर आपके हिसाब से 705 में आता है तो ईओएम में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपके हिसाब से एक मैटर कैम में आता है, दैट इज SA 701 में आता है, तो भी वो ईओएम में नहीं आएगा। मतलब ईओएम में इंक्लूड करने से पहले ये सोचना क्या ये मैटर 705 के अंदर फॉल करता है या 701 के अंदर फॉल करता है। अगर नहीं, फिर भी मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है, तो मैं उसको ईओएम में इंक्लूड कर दूंगा। मतलब बिफोर आई इंक्लूड अ मैटर अंडर ईओएम, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, क्या ये 705 या 701 में फॉल करता है क्या? व्हाट इज 705 हियर? मॉडिफाइड ओपिनियन। 701 क्या है बेटा यहाँ पे? की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?
ऐसे क्वेश्चंस पे एमसीक्यू बन सकता है। सो एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस आपके ये अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही आपको डिजाइन करके दिए जाते हैं। इसके लिए कुछ याद नहीं करने का है, समझने का है आपको। आर यू एबल टू प्रोसेस व्हाट आई एम टॉकिंग गाइस? बोलो। एक काम करो, फटाफट से पढ़ के उड़ाते हैं इसको जल्दी से। कम टू पेज नंबर 1D.32। कैन यू रीड दिस? क्या मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है क्या? पहले डेफिनेशन लिखा होगा और बोलेगा ईओ में इंक्लूड करने से पहले सोचना क्या ये 705 या 701 में फॉल तो नहीं करता है। स्पेंड 1 मिनट, रीड दिस केयरफुली। रिवीजन सेशन के साथ साथ में जब मैं पढ़ने का टाइम दे रहा हूं उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करो, सिंसियरली पढ़ो ताकि आपका खुद का भी सेल्फ स्टडी वाला पार्ट भी कवर होते जाएगा। स्पेंड 1 मिनट। Done? Any doubts to anyone? Can we proceed? चलो नीचे आओ। अब देखो क्या बोलते हैं सर, जब आप ईओएम के बारे में सोच रहे हैं, क्या ईओएम एक सेपरेट हेडिंग बन के आता है आपके ऑडिट रिपोर्ट में? बिल्कुल, एक सेपरेट हेडिंग रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा? एम्फेसिस ऑफ मैटर। क्या आप उसके अंदर क्लियरली, देयर कैन बी मल्टीपल मैटर्स आल्सो, ईओएम हेडिंग में देयर कैन बी मैटर ए बी, ऐसा मल्टीपल मैटर्स आ सकता है, पर क्या हर मैटर के बारे में अब क्लियरली ये लैंग्वेज यूज करोगे? वी ड्रॉ अटेंशन, फिर सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट क्या वो आएगा, रेफरेंस ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स आएगा कि भाई ये मैटर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कहां मिलेगा? नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगा, और लास्ट में एक लाइन आएगा दैट आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। देखो वही लिख रहा है क्या सर? आप क्लियरली रेफरेंस दोगे कि क्या मैटर पे आप एम्फसाइज करना चाहते हो, फिर सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका रेलेवेंट डिस्क्लोजर कहां दिया है, उसका नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस दोगे और क्लियरली इंडिकेट करोगे दैट आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। मतलब अगर आप एक्चुअली में एक दो एग्जांपल देख लो तो अंदर का कंटेंट आपके लिए एकदम केक वॉक बन जाएगा। पढ़ो एक बार, पढ़ा दो। मैंने ऑलरेडी आपको वो इंट्रोडक्शन में ही पूरा ईओएम उड़ा दिया है, ऑनेस्टली मोर लाइक अ फॉर्मेलिटी नाउ। आर यू एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज? जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको तो बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। इवन इफ यू आर स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम श्योर यू आर स्टिल एबल टू प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड इट। आगे बढ़े। अब लास्ट पार्ट ऑफ ईओएम विच कैन बी इंपॉर्टेंट, कैन यू सी एग्जांपल्स वेयर ईओएम मे बी नेसेसरी। इंपॉर्टेंट मार्क करना अगेन एमसीक्यू के लिए। एग्जाम्पल्स क्या है ईओएम में, क्या क्या आ सकता है? मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया फायर वाला, दूसरा एग्जाम्पल दिया अ मेजर कैटास्ट्रोफी लाइक कोविड-19 ब्रेकआउट, वी टॉक्ड अबाउट दैट एग्जाम्पल। उसके अलावा क्या आ सकता है? याद है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ाया होगा इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। याद है क्या? सब्सिक्वेंट इवेंट्स, उसमें दो कैटेगरी के इवेंट्स थे, एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। याद आया क्या कुछ? एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जो आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स थे उनको आप डिस्क्लोज करते हो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, यस और नो? तो कैन आई से उन इवेंट्स रिलेटेड अगर मुझे लगता है मेरे यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना है, वो इवेंट्स ऑलरेडी डिस्क्लोज रहेंगे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, मैं उन इवेंट्स को अगर लगता है इंपॉर्टेंट है तो एम्फसिस दे सकता हूं ईओएम पैराग्राफ के अंदर। दैट कैन बी अनदर एग्जांपल। देखो सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट, फिर मेजर कैटास्ट्रोफी लाइक कोविड-19, दैट कैन बी अनदर एग्जांपल। फिर सर कोई पेंडिंग लिटिगेशन होगा, देयर इज अ लीगल केस पेंडिंग बिटवीन द कंपनी एंड अ थर्ड पार्टी। सर उस पेंडिंग लिटिगेशन का आउटकम क्या आएगा हमें नहीं मालूम, बट सर उसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्लोजर कंपनी ने नोट्स टू अकाउंट्स में दिया है, और मुझे लगता है अगर ये इंपॉर्टेंट पेंडिंग लिटिगेशन है जिसके ऊपर मेरे यूजर को पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन, तो मैं क्या करूंगा? नोट्स टू अकाउंट्स में जहां कंपनी ने उसको डिस्क्लोज किया है उसका रेफरेंस दूंगा ईओएम के अंदर और बताऊंगा ये एक लिटिगेशन है जिसमें इतना मेजर इंपैक्ट आ सकता है। डिटेल के लिए नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 10 पढ़िए, एग्जांपल 10 है, दैट इज योर ए। डोंट यू थिंक दीज एग्जांपल्स आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड? If you read them once, you can easily write them even if they ask you examples which can be included in emphasis of matter paragraph. Spend 1 minute, read the examples.
एंड बेटा आपको राइटिंग में कुछ अलग लिखना नहीं है, ये जो लिटरली मैंने आपको ये पार्ट्स बना के दिए ना, आपको इतना ही उठा के लिखने का डायरेक्टली। ऑब्वियसली थोड़ा लैंग्वेज तुम्हारे हिसाब से बदल सकता है, बट अगर तुम्हारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक रहा ना, आप बहुत बहुत कंफर्टेबली लिख पाओगे। गिव इट सम टाइम। टुडे इन द लास्ट सेशन विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स विच वर आज इन द लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स, एंड आपको सही में समझ में आएगा। एक बार अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, रिविजन हो गया है, तुम बिंदास लिख पाओगे, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, लास्ट पार्ट पे आओ। सर एन ईओएम पैराग्राफ इज नॉट अ सब्सटीट्यूट, मैंने आपको बोला था अगर 705 इंपॉर्टेंट है तो पहले 705 पे जाएंगे, ना कि ईओएम पैराग्राफ पे। दूसरा मैंने बोला था सर अगर आपको लगता है कि यार ये मैटर जो आप बोल रहे हैं ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो कभी कभी लोग क्या सोचते हैं मालूम है क्या, अच्छा काम करो, अगर ऑडिटर ने एक मैटर को ईओएम में इंक्लूड कर दिया है तो शायद मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। मतलब पेंडिंग लिटिगेशन है, आइडियली कंपनी के मैनेजमेंट ने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए, बट मैनेजमेंट बोलता है एज ए ऑडिटर तुम खुद ईओएम में इंक्लूड कर ही दोगे तो हम क्यों डिस्क्लोज करें। अरे भाई ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अलग है और ऑडिटर का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अलग है। रादर उल्टा सोचो, अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज ही नहीं करेगा नोट्स टू अकाउंट्स में तो ऑडिटर के लिए वो मैटर ईओएम की डेफिनेशन में आएगा ही नहीं। समझा क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग? तो सर it is not a substitute for 705, it is not a substitute for a disclosure in financial statement। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, ये उनका ड्यूटी है बाय डिफॉल्ट। तो वो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, ईओएम में आ गया तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, नहीं भाई, वो अलग है, ये एक सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड तीसरा चीज याद है, कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इफ देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ये चीज ना पहले ईओएम में आती थी, अब से वो 570 के अंदर एक सेपरेट हेडिंग बन के आता है। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया भी था, याद है कि आपको मैंने स्पाइसजेट का एक एग्जांपल दिया था बहुत पहले। देखो इट्स अ वेरी ओल्ड रिपोर्ट, आपके रेफरेंस के लिए, ये 2014 का रिपोर्ट है। रीड दिस पैराग्राफ, पढ़ो एक बार। ऐसा लग रहा है क्या दैट ऑडिटर बिलीव्स देयर कैन बी अ material uncertainty regarding entity's ability to continue as a going concern। तो ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट में ये मैटर ईओएम में आता था, अब से ये मैटर सेपरेट अपना एक हेडिंग बना के आता है। कल भी एग्जांपल दिखाया था मैंने आपको, कम टू रिवाइज 570, रिवीजन करा रहा हूं, देखो रिवाइज 570, अब से ये सेम मैटर एक सेपरेट हेडिंग बन के आता है। कैन यू सी सेपरेट हेडिंग, material uncertainty related to going concern? तो can I say now EOM cannot be a substitute for this paragraph? अगर ये पैराग्राफ आना चाहिए तो ये पैराग्राफ आएगा, EOM इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता है। Do you understand this? This is all about emphasis of matter paragraph. Any doubts to anyone you can ask me. Otherwise मेरे हिसाब से detailed discussion on EOM paragraph is done. डेफिनेशन क्या है, नॉर्मली ईओएम का ड्राफ्टिंग कैसे होता है, ईओएम में आने से पहले क्या आपको 705 701 कंसीडर करना है, फिर सर ईओएम के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, फिर सर ईओएम में कोई मैटर इंक्लूड करना इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर 705, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिवाइज्ड 570 एंड नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज ऑल अबाउट ईओएम पैराग्राफ। गिविंग यू 1 minute, you can go through it. If you have any doubts, ask me. Done? Chalo, we'll continue with the next standard. Okay,
So we are done with emphasis of matter paragraph. Now the second part of SA 706 talks about other matter paragraph. सबसे पहले सर ये EOM और OM में डिफरेंस क्या है? ढंग से सुनना 2 मिनट के लिए. सर emphasis of matter paragraph में वो मैटर आता है which is presented or disclosed in financial statement. OM के अंदर जो मैटर आएगा वो प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. पहला चीज, ईओएम में आने वाला मैटर प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ओएम में आने वाला मैटर प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. अरे यार तुम सोचेगा अगर कोई मैटर कंपनी के मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया ही नहीं है तो कैन आई से डोंट यू थिंक इट कैन बी अ मिसस्टेटमेंट? समझ रहे हो क्या मेरा बात? आप बोल रहे हो ईओएम में आने वाला मैटर प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ओएम वाला मैटर प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं होगा. तो आपको क्या लगेगा? सर डिस्क्लोज नहीं किया मतलब गलती है, और गलती है मतलब मिसस्टेटमेंट है. इफ इट इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट गो टू 705. ऐसा नहीं है. सुनो, ओएम में आने वाला मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है प्रेजेंट या डिस्क्लोज करने का. मतलब लेट्स टेक 1 और 2 एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि नॉर्मली ये मैटर है क्या. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. बहुत सारे लोगों को ईओएम समझ में आता है, ओएम समझने में थोड़ा चैलेंज होता है. तो एक काम करो, लेट्स टेक 1 और 2 एग्जाम्पल्स. आई विल बिल्ड इट फॉर यू गाइज एंड आई एम श्योर स्लोली यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आ जाओ इन योर मॉड्यूल्स, कम टू पेज नंबर 1D.37. Are you there? Can you see other matter paragraph? यहां पर आओ. Read this line. The financial statements of ABC company were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion. मतलब क्या है? सर ये 2011 का रिपोर्ट है. इसमें वो बोल रहा है कि जो लास्ट ईयर का ऑडिट है वो हमने नहीं किया था, किसी और ऑडिटर ने किया था. मतलब सर ऐसा लग रहा है क्या? लेट्स से ये आपका पहला साल है एज अ ऑडिटर फॉर अ कंपनी. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट आप ये बताना चाहते हैं आपके यूजर्स को कि भाई इस साल से हमने डायरेक्टली ऑडिट करना शुरू किया है, लास्ट ईयर का जो ऑडिट था वो किसी और ऑडिटर ने किया है, उसने कैसा ओपिनियन दिया है वो आपने एम्फसाइज किया. आपको ये एग्जांपल समझ में आया है क्या? अब ये ओएम में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैं आपको समझाऊंगा. एटलीस्ट डू यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल? ठीक है, अब सुनो मेरा बात. सर ओएम के अंदर वो मैटर आता है विच इज नॉट प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसको प्रेजेंट या डिस्क्लोज करने का जरूरत ही नहीं है. एक बात सोचो ना, ये जो इंफॉर्मेशन है कि भाई लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया है, ये चीज कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों लिखेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ये चीज ऑलरेडी एनुअल रिपोर्ट जो रहेगा लास्ट ईयर का, उसमें लास्ट ईयर का अलग से ऑडिट रिपोर्ट रहेगा. ये मैटर का कोई इज देयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच सेज कि भाई ऑडिटर इस साल चेंज हुआ है, ये तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स बना के डिस्क्लोज करो. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? हाँ, वो बताएंगे अपने ऑडिट फीस, रेम्यूनरेशन के बारे में डिटेल्स वगैरह, बट वो ऑडिटर के बिहाफ पे क्यों लिखेंगे? दिस मैटर इज व्हाट ऑडिटर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द यूजर्स. अंडरस्टैंड? यहां पर ऑडिटर यूजर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में या अपने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कुछ डिटेल में समझाना चाहता है. मतलब व्हेन यू इंक्लूड अ मैटर अंडर ओएम पैराग्राफ, इट इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दिस मैटर इज रिलेटेड टू ऑडिटर्स रिपोर्ट. दिस मैटर इज रिलेटेड टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और आप बोल रहे हैं कि भाई मैं एज ए यूजर आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि मैंने इस साल से ऑडिट करना शुरू किया है, लास्ट ईयर किसी और ने ऑडिट किया था. कैन आई से आई एम कम्युनिकेटिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू यू? मतलब ओएम में आने वाला मैटर इज एक्चुअली
समथिंग विच शुड नॉट बी डिस्क्लोज और प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये उससे रिलेटेड मैटर ही नहीं है। ये मैटर है ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, ये मैटर है ऑडिटर के रिपोर्ट से रिलेटेड। मतलब सर ये तो क्लियर हो गया, ओएम में आने वाला मैटर वो रहेगा विच इज नॉट प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है प्रेजेंट करने का, अगर जरूरत होता तो ये ओएम में नहीं आता, इट विल बिकम अ मिस स्टेटमेंट एंड इट विल गो टू 705। ये बात समझ में आया क्या मैंने जो बोला आपको? डू यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल एंड डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग? आपको देखो 7 ओएम ट्राई करना पड़ेगा, इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट, विल हैव टू ट्राई अ लिटिल बिट। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, डोंट वरी। ये समझ में आएगा आपको? इधर आओ, डेफिनेशन पढ़ो मेरे साथ में। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल आफ्टर दैट। पेज नंबर 1D.33 देखो, इट इज अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट दैट रेफर्स टू अ मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल। मतलब ये मैटर प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। बट सर ऑडिटर के जजमेंट में ये रेलेवेंट है, दिस मैटर इज रेलेवेंट। रेलेवेंट व्हाई? ढंग से देखो, टू अंडरस्टैंड द ऑडिट, अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अंडरस्टैंड द रिपोर्ट। ईओएम में लिखा था टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ईओएम में क्या लिखा था? This matter is important for understanding of financial statement. इस बार नहीं लिखा है that it is important to understand financial statement, इस बार बोला है it is important to understand auditors responsibilities, auditors report। मतलब सर ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं होता है। क्या आपको डेफिनेशन के टर्म्स में टेक्निकल डिफरेंस समझ में आया क्या? I'll give you one more example, don't worry. At least you understand the basic difference between EOM and OM. I'm giving you 1 minute. Read the definition of EOM and OM once again. Try to process in your head slowly कि दोनों में actual difference क्या है। ये अच्छा MCQ बन सकता है या correct incorrect बन सकता है। Spend 1 minute शांति से। Any doubt? बोलो, कोई डाउट है क्या? ऑनलाइन पॉपुलेशन रेस्पॉन्ड। अरे बोलो भाई। शुड आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल? शुड आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल? ये थोड़ा बाउंसर हो सकता है, ट्राई करना। आई एम श्योर आपने एडवांस अकाउंट्स में CFS पढ़ा होगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा है क्या? देखो, ऑडिट रिपोर्ट फॉर TCS, इट्स अ ओल्ड रिपोर्ट, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। कैन आई से दिस इज द ऑडिट ऑफ consolidated financial statement? देखो, we have audited the financial statements which are consolidated of TCS। ये CFS का ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है? इसमें आओ, कैन यू सी अदर मैटर पैराग्राफ? ट्राई टू रीड दिस, रीड दिस मैटर। पढ़ा क्या? कुछ समझा आप लोगों को? ये क्या बोल रहा है? सर मैं
टीसीएस का सीएफएस ऑडिटर हूं, आई एम श्योर आपको मालूम रहेगा एसएफएस एंड सीएफएस का सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट आता है, ये सीएफएस का ऑडिट रिपोर्ट है। अब सर टीसीएस की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज रहेगी, लेट्स से देयर आर 9 सब्सिडरीज जिसका हमने डायरेक्टली ऑडिट नहीं किया है व्हेन वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रादर हम क्लियरली बोल रहे हैं ये जो 9 सब्सिडरीज है इनके अंदर एसेट्स का वैल्यू कितना है, रेवेन्यू का वैल्यू कितना है, कैश इनफ्लोस कितना है, पूरा अमाउंट स्पेसिफाई किया। और हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई हमारे हिसाब से इन 9 सब्सिडरी को हमारे डायरेक्ट ऑडिट के स्कोप में इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि लेट्स से हमको मटेरियल नहीं लगा, नंबर 1, एंड नंबर 2 इनका ऑडिट इनके डेडिकेटेड ऑडिटर ने किया होगा जिसका रिपोर्ट हमें कंपनी के मैनेजमेंट ने दिया है। मतलब ये जो 9 सब्सिडरीज का एसएफएस रहेगा, एसएफएस 1, एसएफएस 2, वो रेस्पेक्टिव ऑडिटर ने ऑडिट किया होगा जिसका रिपोर्ट्स हमें प्रोवाइड किया है। वो रिपोर्ट हमने देखा, हमको लेट्स से वहां पे कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया और हमको लगता है दैट सर उस रिपोर्ट पे रिलाई करके हम हमारा फाइनल ओपिनियन दे सकते हैं ऑन सीएफएस। मतलब सर यहां पर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है दैट व्हेन यू आर रीडिंग माय ऑडिट रिपोर्ट ऑन सीएफएस कीप इन माइंड मैंने इसमें से 9 सब्सिडीज का ऑडिट नहीं किया था जिसका वैल्यू कितना था। इसके लिए मैंने क्या किया है सर, मैंने उनके जो ऑडिटर है उनकी रिपोर्ट्स को रेफर किया है, उसको देखने के बाद मुझे लगता है कुछ मेजर मटेरियल स्टेटमेंट्स नहीं है वहां पर, और सर ये सोच समझ करके मैंने फाइनल रिपोर्ट बना करके दिया है। अब मुझे बताओ ये इंफॉर्मेशन कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों डिस्क्लोज करेगा? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओएम में वो मैटर्स आते हैं जहां पर ऑडिटर की रिपोर्ट के बारे में कंटेंट होगा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कंटेंट होगा। दोनों एग्जांपल अलग अलग है, बट एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग है, एक ऑडिटर के रिपोर्ट के रिगार्डिंग है। सर दीज मैटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दैट इज व्हाई यू इंक्लूड दीज मैटर्स अंडर अदर मैटर पैराग्राफ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? This example is relevant at a final level, honestly, at a intermediate level नहीं required है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई ऑडिट रिपोर्ट रिलेटेड कैसा एक मैटर आ सकता है, ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कैसा मैटर आ सकता है। दोनों आपको समझाने का मैंने ट्राई किया है विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? क्लियर कट डिफरेंस समझ में आया क्या ओएम और ईओएम में? चलो ठीक है, खत्म करते फिर। सेम चीज है, ओएम के अंदर भी हेडिंग आएगा अदर मैटर पैराग्राफ, फिर तुम्हारा एक्चुअल मैटर आएगा। अच्छा मुझे बताओ, इफ यू आर इंक्लूडिंग अ मैटर अंडर ओएम पैराग्राफ, विल यू गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन दैट मैटर? अगर मैं ओएम में कोई मैटर इंक्लूड कर रहा हूं, क्या मैं उस पर मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा? ऑब्वियसली नहीं दूंगा। अरे जरूरत ही नहीं है, यहां पर तो क्वेश्चन ही नहीं आता मॉडिफाइड ओपिनियन का, क्योंकि ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही नहीं है। दिस इज रिगार्डिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज रिगार्डिंग माई रिपोर्ट। सो द क्वेश्चन ऑफ कैन आई गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन डजंट अराइज ओनली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इलॉजिकल है। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि 701 की ऑडिट मैटर नया आया है तो उन्होंने हमेशा लिखा है कोई भी मैटर को ईओएम में ओएम में इंक्लूड करने से पहले सोचना क्या ये मैटर कैम के अंदर आना चाहिए क्या। और आप जब कैम का डेफिनेशन पढ़ेंगे इन सम टाइम आपको रियलाइज होगा अदर मैटर पैराग्राफ में आने वाला कंटेंट कैम से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। कैम में आने वाला मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है, ओएम वाला मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही नहीं है। इट इज रिलेटेड टू ऑडिटर्स रिपोर्ट या ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इज दिस क्लियर टू यू? 2 एग्जाम्पल्स भी आपको दे दिए, डेफिनेशन भी बता दिया। एग्जाम के लिए ईओएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर मैटर पैराग्राफ सिर्फ आपको आना चाहिए डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से, 1-2 एग्जाम्पल आने चाहिए, उसके बियॉन्ड कोई जरूरत नहीं है एट अ इंटरमीडिएट लेवल। आर वी गुड? यस और नो? एक क्वेश्चन है आपसे, बिफोर इंक्लूडिंग अ मैटर इन ईओएम और ओएम, क्या आपने कंपनी के मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना चाहिए that we are planning to include these matters in our audit report under EOM and OM? क्या आपने ये कम्युनिकेट करना चाहिए TCWG एंड मैनेजमेंट को, या आप उनको सरप्राइज दे सकते हो डायरेक्टली उनकी रिपोर्ट के अंदर? तो ये सरप्राइज है, देखो आपके लिए नया कंटेंट इंक्लूड किया है हमने। कैन यू डू दैट? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आपने कम्युनिकेट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, लैंग्वेज के बारे में उनका असिस्टेंस लेना चाहिए और फिर इंक्लूड करना चाहिए। ये आपका ड्यूटी बनता है। लास्ट लाइन पढ़ लो, खत्म कर दो। Read the last line.
ठीक है, नाउ एनी डाउट टू एनीवन इन SA 706? अब पूरा 706 दैट इज EOM एंड OM कंप्लीट हो गया है पक्का से। Any doubt to anyone? Can we move on to the next standard now? Okay, the last standard of your audit reporting series, that is SA 710. Again, not the most important standard from exam point of view, but still once in a while ICAI does like asking a question on 710. Now what is 710? Let me give you a brief overview first. पहले थोड़ा एक बार समझो आराम से। यहां पर थोड़े से कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको चैलेंजिंग लग सकते हैं, बट ठीक है, एक बार समझ में अगर आया तो आप उनको सही में पढ़ पाएंगे और समझ भी पाएंगे। लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन दिस। इधर आओ। नाउ SA 710 बोलता क्या है? देयर इज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड एज comparative information. Now what is this comparative financial information? What is comparative financial information? मतलब नॉर्मली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो करंट ईयर प्रीवियस ईयर जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा या नोट्स टू अकाउंट्स में पास्ट कुछ ईयर्स के रेफरेंसिंग नंबर्स रहेंगे, उनको हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। अब ये इसको 710 में दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक केस में बोलेगा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरे केस में बोलेगा कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दो अलग अलग टर्म्स हैं, ढंग से सुनने का ट्राई करना, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बोलूं कि सर मैंने करंट ईयर को ऑडिट किया है, उस पे ओपिनियन दिया है, प्रीवियस ईयर्स के जो नंबर्स है वो रीड ओनली पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए? रीड ओनली पर्पस के लिए। मतलब मैंने इस साल ऑडिट सिर्फ करंट ईयर के नंबर्स का किया है, ओपिनियन करंट ईयर के नंबर्स पे दिया है, प्रीवियस ईयर्स के नंबर सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए दिया है, कंपैरिजन पर्पस के लिए दिया है, बट आई एम नॉट गिविंग एन ओपिनियन इस रिपोर्ट में ऑन बोथ द ईयर्स। कैन आई से नॉर्मली हम इस कैटेगरी में फॉलो होते हैं, हम करंट ईयर का ऑडिट करेंगे, उस पे ओपिनियन देंगे, लास्ट ईयर के नंबर्स कंपैरिजन पर्पस के लिए, रीड ओनली पर्पस के लिए दिए हुए रहेंगे। कैन आई से इस सिचुएशन में हम इस इंफॉर्मेशन को कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो प्रीवियस ईयर के नंबर्स है ना, उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। ये सिचुएशन समझ में आया क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स समझ में आया क्या? सर व्हाट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अगर मैं बोलूं आपने 2020 that is previous year, 2021 that is current year, करंट ईयर में ही दोनों का ऑडिट किया है और दोनों पे अपना ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस किया है। मतलब आपके ऑडिट रिपोर्ट में बोलोगे वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2020 एंड 2021, मतलब आप अपना सिंगल ऑडिट रिपोर्ट दोनों साल के ऊपर दे रहे हो। कैन आई से अब तो ये दोनों साल के नंबर्स 100% कंपेरेबल है। अब प्रीवियस ईयर के नंबर रीड ओनली पर्पस के लिए नहीं है, कंपैरिजन पर्पस के लिए दिए। देखो समझो डिफरेंस। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में आप सिर्फ करंट ईयर का ऑडिट करके उस पर ओपिनियन दे रहे हो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप करंट ईयर में ही दोनों साल का ऑडिट कर रहे हो और दोनों पे ओपिनियन दे रहे हो। लेट मी शो यू अ ड्राफ्ट रिपोर्ट ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। स्पेंड 1 मिनट विद मी। इधर देखो, we have audited the financial statements of ABC which comprises balance sheet as at 31st March 2021 and 2020। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों साल का ऑडिट एक साथ में कर रहे हैं और उस पर ओपिनियन दे रहे हैं। इस केस में इसको हम बोलेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं बोलूं सर ऐसा नहीं है, हमने ऑडिट किया है सिर्फ 2011 के नंबर्स का, जो 2010 के नंबर्स है वो रीड ओनली नंबर्स है, तो उनको हम क्या बोलेंगे?
कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स बोलेंगे। सर दो वर्ड्स का मतलब समझ में आया है क्या? सर दोनों के दोनों कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, बट एक में बोल रहे हो उसको हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स प्रीवियस ईयर के नंबर्स को, क्योंकि वो रीड ओनली पर्पस के लिए, और दूसरे में बोलोगे सर ये एक्चुअली में दोनों के दोनों नंबर्स पूरे के पूरे कंपेरेबल है, क्योंकि मैं दोनों को अभी का भी इस साल में ऑडिट करके ओपिनियन दे रहा हूं, देन आई कॉल देम एज कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टेक्निकल डिफरेंस समझा क्या? कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है? बोलो बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टेक्निकल डिफरेंस समझ में आया है क्या? कब होगा, कैसे होगा, क्या करना है, सब समझाऊंगा। टेक्निकल डिफरेंस क्लियर है क्या? मॉड्यूल्स में आओ, देखो 710 कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। देखो ऑडिट रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस है? सर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में हमारा ओपिनियन ईच पीरियड पे आएगा, मतलब करंट ईयर पे भी आएगा और प्रीवियस ईयर पे भी आएगा, जबकि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में हमारा ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड पे ही आएगा। ऑडिट अप्रोच का डिफरेंस समझ में आया? अब डेफिनेशन देखो, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। देखो सर मेन वर्ड जो है वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ही है। इट कैन बी ईदर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इट कैन बी ईदर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। देखो क्या बोलता है सर, वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जहां पर हमने अमाउंट या डिस्क्लोजर जो प्रायर पीरियड के हैं उनको इंक्लूड किया है कंपैरिजन करने के लिए, और हमने उस पर ओपिनियन भी दिया है, जबकि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में बोल रहा है भाई वो अमाउंट या डिस्क्लोजर हमने इंक्लूड किया है ओनली फॉर द रीड ओनली पर्पस, उसके ऊपर हम हमारा ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। सर दोनों के दोनों कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ही है, मतलब प्रायर पीरियड के इंफॉर्मेशन ही है, अमाउंट या डिस्क्लोजर्स ही है। एक में आप उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे रहे हो, दूसरे में सिर्फ रीड ओनली पर्पस के लिए इंक्लूड कर रहे हो, उस पर ओपिनियन नहीं दे रहे हो। क्या दोनों का डिफरेंस समझ में आया क्या? एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। सबको क्लियर है क्या ये चीज? तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो बेटा यस और नो, कैन यू प्रोसीड? सर एक बात बताओ, हमको ये समझ में नहीं आया, ये सिचुएशन तो नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल सिचुएशन। आवर प्रॉब्लम इज ऐसा क्यों होगा कि यार आपको करंट ईयर में ही लास्ट ईयर का भी ऑडिट करने के लिए बोल रहे हैं और करंट ईयर का भी ऑडिट करने के लिए बोल रहे हैं? अरे यार हो सकता है, अज्यूम करो बिकॉज ऑफ सर्टेन अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस लास्ट ईयर कंपनी में ऑडिट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोई फ्रॉड वगैरह मिला होगा, उसके बाद मैनेजमेंट सस्पेंड हो गया होगा, कंपनी ऑलमोस्ट अनऑपरेशनल हो गया था पूरा का पूरा एक साल के लिए। अगले साल सब नया शुरुआत हो रहा है, नया मैनेजमेंट आया है, नया शुरुआत किया जा रहा है, वो चाहते हैं लास्ट ईयर का भी ऑडिट करो, आप करंट ईयर का भी ऑडिट करो। कैन आई से योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड एज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? समझ में आया एग्जाम्पल? अरे समझा क्या? मतलब लास्ट ईयर का ऑडिट किसी ने नहीं किया होगा, या हो सकता है लास्ट ईयर का ऑडिट किया था सर एक फर्म ने। अब मान लो करंट ईयर में आपका कंपनी को एक बड़ा कंपनी ने एक्वायर कर लिया, गूगल, फेसबुक, एप्पल, दे कीप एक्वायरिंग स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? उन्होंने एक्वायर कर लिया। अब वो क्या चाहते हैं, उनका जो बड़ा ऑडिटर है, मतलब जो भी बड़ा फर्म रहेगा, बिग फोर रहेगा या बड़ा मिड साइज फर्म जो रहेगा, वो इस एक्वायर्ड कंपनी का लास्ट ईयर का भी ऑडिट करे और करंट ईयर का भी ऑडिट करे। सो मे बी लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ होगा, बट उन्होंने जो अपना ऑडिटर है उसको बोला है तुम करंट ईयर का भी ऑडिट करो और प्रीवियस ईयर का भी ऑडिट करो और दोनों का रिपोर्ट बना करके हमको दो। कैन आई से इट कैन स्टिल बी अ सिचुएशन ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो सकता है? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एटलीस्ट अब आपको डिफरेंस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एब्सोल्युटली क्लियर होगा। यस और नो? अरे बोलो ना भाई, आगे बढ़े क्या? अच्छा, अब यहां पे दो ही चीज पढ़नी है। एक पढ़ना है आपका ऑडिट का प्रोसेस क्या रहेगा एंड ऑडिट रिपोर्टिंग पे क्या इंपैक्ट आएगा। पहले प्रोसेस पढ़ते हैं फिर रिपोर्टिंग पे आएंगे। सर प्रोसेस मतलब सुनो, अब यार कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मतलब प्रीवियस ईयर नंबर्स। सबसे पहला चीज तो आपने क्या करना चाहिए, हमेशा आपने लास्ट ईयर के नंबर्स को
जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के नंबर्स रहेंगे ना, प्रीवियस ईयर्स के नंबर को एक्चुअली में लास्ट ईयर के जो साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेंगे उनसे ट्रेस करना चाहिए, मैच होते कि नहीं होते। मतलब आप ट्रेस करोगे विथ प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल्स, प्लस आप ये देखोगे कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रीवियस ईयर में फॉलो की थी एक्चुअली, और जो आपने कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन में लिख के दिया है, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंटली फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। अकाउंटिंग पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी है या नहीं। फिर मान लो, अज्यूम करो लास्ट ईयर आपने ऑडिट किया होगा, अज्यूम सिचुएशन लास्ट ईयर आपने ऑडिट किया होगा या किसी ने भी ऑडिट किया होगा। देयर कैन बी सब्सिक्वेंट इवेंट्स जिनका इंपैक्ट शायद करंट ईयर में आ सकता है, तो कैन आई से सब्सिक्वेंट इवेंट्स का इंपैक्ट ढंग से कंसीडर हुआ या नहीं हुआ, आपने चेक करना पड़ेगा। चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर है, देखो ओपिनियन देना कि नहीं देना वो बात अलग है, बट नॉर्मली ऑडिट प्रोसेस में ट्रेस तो करना ही पड़ेगा प्रीवियस ईयर के नंबर्स को। अगर मुझे रीड ओनली पर्पस के लिए भी इंक्लूड करना है तब भी ट्रेस तो करूंगा ना, प्रीवियस ईयर से नंबर्स मैच होते कि नहीं होते, अकाउंटिंग पॉलिसीज मैच होती कि नहीं होती, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढंग से रिपोर्ट किया कि नहीं किया है, और एक मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन तो ऑब्टेन कर सकता हूं ना। याद है 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन, वो तो ऑब्टेन कर सकता हूं ना भाई, कि भाई रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करूंगा कि भाई ये जो लास्ट ईयर के नंबर्स थे वो किसी ने ऑडिट किए थे तो वो लिख के दे दो, नहीं किए थे तो वो लिख के दे दो। दैट काइंड ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन आई कैन ऑब्टेन। यस आई नो 560 रिवाइज करना बाकी है, 580 रिवाइज करना बाकी है, करेंगे आगे। अभी सिर्फ एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं, वंस आई एम डन विद 560 580 आप इसको वापस आके रेफर कर सकते हो। मॉड्यूल में आओ अपने, कम टू योर मॉड्यूल्स। कैन यू सी ऑडिट प्रोसीजर, यहां पे बस मैं कुछ वर्ड्स को मार्क कर रहा हूं, उनको मार्क कर दीजिए। नंबर 1, सबसे पहले आप कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को अग्री करोगे, मतलब ट्रेस करोगे कि भाई प्रायर पीरियड के नंबर से वो मैच होता है कि नहीं होता है, दिस इज ट्रेसिंग। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो होती है या नहीं होती है, ठीक है। फिर क्या कुछ ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स थे जो बाद में हुए होंगे, वो आपने चेक करने चाहिए, और एक रिटन रिप्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट ऑब्टेन कर लेना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर सिंपल शब्दों में कुछ वर्ड्स लिख सकते हो, ट्रेस एंड चेक कंसिस्टेंसी, दूसरा अप्लाई एसे 560 एंड ऑब्टेन एसे 580, दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है इन केस ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मतलब चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर हो या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, दोनों के अंदर प्रोसीजर यही रहने वाला है। रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस है, मेन जो डिफरेंस है वो रिपोर्टिंग में करना क्या है काम, दैट विल बी सेम, द मेन डिफरेंस विल कम इन द रिपोर्टिंग पार्ट, जो हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। आर यू कंफर्टेबल विद द मीनिंग एंड द ऑडिट प्रोसेस? Now come to the reporting part. Corresponding figures का अलग है and comparative financial statements का अलग है। Honestly from exam point of view ये important है। 10 मिनट थोड़ा आपको प्रोसेस करने का ट्राई करना पड़ेगा, शांति से सुनना पड़ेगा ढंग से। Are you all there? ढंग से सुनना। Corresponding figure मतलब क्या? सर सिंपल है, previous years is my read only number, current year पे हम ओपिनियन देने वाले हैं। Can I say this is the meaning of corresponding figure situation? प्रीवियस ईयर के नंबर रीड ओनली पर्पस के लिए, उस पर हम हमारा ऑडिट ओपिनियन नहीं देंगे, हम हमारा ओपिनियन देंगे सिर्फ करंट ईयर के नंबर्स पे। इतना क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना, बोलो बोलो, रेस्पॉन्ड करो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम्हारा प्रेजेंस रेस्पॉन्स के लिए ही है बेटा, अदरवाइज तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है इधर। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, ढंग से सुनना। सर नॉर्मली इन केस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फिगर हम यहां ओपिनियन देते ही नहीं है, बट कैन देयर बी एक्सेप्शंस? कैन देयर बी एक्सेप्शंस जब हम प्रीवियस ईयर रिलेटेड कुछ मॉडिफिकेशन हमारे करंट ईयर के रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे। दिस स्टैंडर्ड इज नॉट अ इजी वन, ट्राई टू प्रोसेस इट स्लोली स्लोली, ट्राई टू डाइजेस्ट इट स्लोली स्लोली, आराम से। देखो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर मतलब लास्ट ईयर के नंबर्स में मुझे ऑडिट ओपिनियन देना ही नहीं चाहिए। मैंने ऑडिट ओपिनियन किसके ऊपर देना है? करंट पीरियड के नंबर्स के ऊपर। बट एक बात बताओ, हो सकता है ना करंट ईयर को ऑडिट करते हुए आपको प्रीवियस ईयर रिलेटेड कोई गलती मिल गया? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको करंट ईयर में ऑडिट करते हुए प्रीवियस पीरियड या प्रायर पीरियड रिलेटेड कोई गलती मिल गया,
क्या आपने उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में एज अ मॉडिफाइड ओपिनियन इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए बिल्कुल। सिर्फ ये बोल रहा हूं कि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर है, लास्ट ईयर में ओपिनियन नहीं देने गए, अरे हायर उसके लिए नहीं किया, बट अगर करंट ईयर का ऑडिट करते हुए भी कोई गलती मिला तो उसे कंसिडर करना है कि नहीं करना है? अरे दूसरा बात बोलता हूं, चल और सोच, लास्ट ईयर तुमने ऑडिट किया था, तुम्हें गलती मिली, तुमने लास्ट ईयर एक मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, लास्ट ईयर तुमने ऑडिट किया, तुमको गलती मिला, तुमने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, करंट ईयर में भी सेम गलती अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, लेट्स से मेथड ऑफ अकाउंटिंग ही गलत था, वो गलती अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, क्या अभी भी तुमको मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा, और ये बोलना पड़ेगा ना, ये गलती इस साल से शुरू नहीं हुई है, ये गलती का शुरुआत लास्ट ईयर भी हुआ था, जिसका इंपैक्ट अभी तक आ रहा है। मतलब नॉर्मली मैं मानता हूं कि मुझे इससे रिलेटेड कोई भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूजन नहीं करने का है, बट देयर आर एक्सेप्शंस जहां पर हमको प्रीवियस ईयर रिलेटेड अपने ऑडिट रिपोर्टिंग में रेफरेंस देना पड़ता है। लेट मी शो यू दिस एग्जांपल, इधर आओ। कैन यू सी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन? सर, as discussed in note number X, no depreciation has been provided, which is a departure from accounting standard. This is a result of decision taken by the management at the start of प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिसकी वजह से हमने लास्ट ईयर क्वालिफिकेशन भी दिया था, इसका अभी भी इंपैक्ट आ रहा है। मतलब क्लियरली बोल रहा है क्या, ये गलती का इंपैक्ट लास्ट ईयर से शुरू हो गया था, हमने लास्ट ईयर भी मॉडिफिकेशन दिया था। कैन आई से मैं करंट ईयर की रिपोर्ट में भी मेंशन कर रहा हूं कि ये गलती प्रीवियस ईयर रिलेटेड थी, इस पर मॉडिफिकेशन दिया था, अभी भी मॉडिफिकेशन दे रहे हैं, ये एक एक्सेप्शन है भाई। लोग तो आर्ग्यूमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर रिलेटेड अपनी रिपोर्ट में क्यों इंक्लूड कर रहे हो, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर है। अरे नहीं भाई, देयर आर एक्सेप्शन। Is this exception clear to you? Yes or no? तो देखो यही बोल रहा है, when corresponding figures are presented, I want everyone's attention. The auditor's opinion shall not refer to corresponding figures. Mark this word, except there are certain exceptional circumstances. अगर ऑडिटर ने प्रायर पीरियड पे ऑलरेडी कोई मॉडिफिकेशन दिया था और उसको लगता है सेम मैटर अभी भी अनरिजॉल्व है और उस पर मॉडिफिकेशन आना चाहिए, तो क्या वो करंट पीरियड में भी मॉडिफिकेशन दे सकता है? हाँ, और साथ साथ में रेफरेंस भी देगा कि ये गलती लास्ट ईयर रिलेटेड थी, जहां पर भी मॉडिफिकेशन दिया था वो गलती अभी तक कंटिन्यू हुई है और अभी भी मॉडिफिकेशन चल रहा है। डेप्रिसिएशन वाला एग्जाम्पल नंबर ए में फिट होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes or no? अरे yes or no? दूसरा सिचुएशन, सर हम जब करंट ईयर का ऑडिट कर रहे थे, अज्यूम करो सिचुएशन इज SA 510, याद है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, आपने लास्ट ईयर ऑडिट नहीं किया, आप इस साल से शुरुआत कर रहे हो, आपको इस साल का ही ऑडिट करना है, बट कुछ तो ओपनिंग बैलेंसेस चेक करोगे ना। लेट्स से ओपनिंग बैलेंसेस चेक करते वक्त कुछ गलती मिली जो प्रायर पीरियड से रिलेटेड है और उन्होंने लास्ट ईयर इसके ऊपर मॉडिफिकेशन दिया ही नहीं, तो आपको एटलीस्ट करंट ईयर में मॉडिफिकेशन देना चाहिए ना, कि अगर वो गलती अभी तक कंटिन्यू हो रही है। देखो, इफ द ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंस कि एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है प्रायर पीरियड में जिस पर क्या दिया था, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, तो सर क्या ऑडिटर ने उसको वेरीफाई करके सोचना चाहिए कि वो गलती इंपॉर्टेंट है क्या? अगर हाँ, तो अभी भी उसने मॉडिफाइड ओपिनियन देना ही चाहिए। देखो पहले केस में बोल रहा है कोई गलती लास्ट ईयर मिल गई थी, वो गलती का इंपैक्ट अभी भी आ रहा है, तो भाई रेफरेंस दो कि ये गलती लास्ट ईयर की थी, अभी तक कंटिन्यू है मॉडिफिकेशन। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, अज्यूम करो लास्ट ईयर आप ऑडिटर नहीं थे, किसी और ने ऑडिट किया, क्लीन ओपिनियन दिया, अब इस साल ऑडिट कर रहे हो, आपके लिए इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, आपने ओपनिंग बैलेंसेस चेक किए होंगे, आपको कोई गलती मिली, जो गलती लास्ट ईयर के रिलेटेड है, उन्होंने लास्ट ईयर मॉडिफाइड नहीं दिया, पर आपको लगता है गलती इंपॉर्टेंट है, करंट ईयर में भी इंपैक्ट आ रहा है, कैन आई स्टिल गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन? यस यू कैन। Can I say, am I giving an opinion in the current year related to prior year? Yes, यही तो एक्सेप्शन है। नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं, पर ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज है जब हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड A and B? Yes or no? These are exceptional circumstances. अब नीचे C देखो, इसको भी होल्ड पे रखो एक बार के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन इधर भी है और इधर भी है, बिल्कुल नॉर्मल है। लास्ट ईयर का ऑडिट ही नहीं हुआ है, तो याद है कि ऑडिट नहीं हुआ है तो हमको अदर मैटर पैराग्राफ में लिखना चाहिए दैट प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनऑडिटेड,
बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ओपनिंग बैलेंसेस रिगार्डिंग चेकिंग नहीं करूंगा, वो तो मुझे करना पड़ेगा। ये जनरल स्टेटमेंट है कि भाई जनरल सिचुएशन है, अगर लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं हुआ है तो आपको ओएम में लिखना पड़ेगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनऑडिटेड फॉर द प्रायर ईयर। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिक्वायरमेंट नहीं है 510 अप्लाई करने का, आपको 510 तो अप्लाई करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी देखना पड़ेगा। ये चीज चाहे कॉरस्पॉन्डिंग फिगर है या कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगा क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 510 से आ रहा है। तो देखो ये सेम चीज यहां भी है और ये सेम चीज यहां भी है, पढ़ के देखो दोनों मैच होता है क्या। यस और नो? देखो बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर वापस से बोलता हूं, सिचुएशन समझो। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर सिचुएशन समझना ट्राई करना। नॉर्मली हमारा एक्सपेक्टेशन है हमें करंट ईयर पे ओपिनियन देना है, प्रीवियस ईयर पे नहीं देना है। बट सर कुछ एक्सेप्शन आ सकते हैं जहां पर आपको करंट ईयर में भी प्रीवियस ईयर के ऊपर ओपिनियन देना पड़ सकता है। सर अगर कोई गलती पहले भी थी, अभी तक कंटिन्यू हो रही है, इंक्लूड कर दो। सर गलती लास्ट ईयर नहीं मिली, इस साल ऑडिट करते हुए लास्ट ईयर की गलती मिली, बट वो अभी भी मटेरियल लगता है, तो करंट ईयर में मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा। दो सिचुएशन क्लियर है क्या? 1 and 2 क्लियर है क्या? ये एग्जाम क्वेश्चन है, बन सकता है कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में नॉर्मली आप प्रीवियस ईयर रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग फिगर पे ओपिनियन नहीं देते हो, एक्सेप्शंस है क्या? अगर हां तो बताइए। है क्लियर? अब आ जाओ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। मिस्टर ए ने दिया क्लीन ओपिनियन। अब करंट ईयर में 2020 एज वेल एज 2021 दोनों ऑडिट करने के लिए बोला मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, सॉरी ये पुराना ऑडिटर है, नया ऑडिटर है, इसको बोला तू 2020 का भी ऑडिट कर, 21 का भी ऑडिट कर। लेट्स से उसको 2020 के अंदर मटेरियल में स्टेटमेंट मिलता है और उसको क्वालिफाइड ओपिनियन देने का है। डोंट यू थिंक इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ऑडिटर्स क्लीन ओपिनियन? मतलब लास्ट ईयर के ऑडिटर ने क्लीन ओपिनियन दिया था, करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का ऑडिट करते हुए उसको कोई गलती मिला, तो डोंट यू थिंक ये ड्यूटी बनता है हमारे मिस्टर बी का कि वो कंपनी के मैनेजमेंट को बोले, क्या बोलेगा कि भाई ये गलती हमको मिला है, ये गलती रिलेटेड है प्रीवियस ईयर से, तो लास्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म करो कि ये गलती मिला है हमको। अरे यस और नो? इस गलती के रिगार्डिंग वो लोग क्या करने वाले हैं वो समझना पड़ेगा। गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ करेक्शन। अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आपने ये गलती का इंपैक्ट अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अब आपको ओपिनियन दोनों पे देने का है। यू आर अंडर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट सिचुएशन है, वापस समझने का ट्राई करना। लास्ट ईयर किसी ने ऑडिट किया, क्लीन ओपिनियन दिया, तुमको करंट ईयर में लास्ट ईयर का भी ऑडिट करना है, करंट ईयर का भी करना है। तुमको लास्ट ईयर रिलेटेड ऐसा गलती मिला है जो लास्ट ऑडिटर ने गलती से इग्नोर कर दिया, पहला ड्यूटी बनता है उन्हें कम्युनिकेट करवाओ। उसके बाद उस गलती को अपने ऑडिट रिपोर्ट में तो इंक्लूड करोगे, और साथ में ये मैटर अदर मैटर पैराग्राफ में भी तो लिखोगे ना, डिंडोरा पीट करके कि लास्ट ईयर जिसने ऑडिट किया था उसने इस गलती पे क्लीन ओपिनियन दिया, हमको ये गलती इंपॉर्टेंट लगती है, हमने इसको मॉडिफाइड ओपिनियन में भी इंक्लूड किया है। दिस सिचुएशन इज अंडर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो गया खत्म। देखो देखो ढंग से देखना। When reporting on prior period financial statements in relation to the current period, अगर prior period related आपको कोई ऐसा opinion मिलता है which differs from the opinion of previously expressed auditor, मतलब उसने दिया था clean opinion, आपको prior period पे अब लगता है मुझे देना है मॉडिफाइड ओपिनियन, तो ऑडिटर ने रीजंस एक्सप्लेन करने चाहिए कि आप क्यों मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहते हो एज पर एस 706 एंड मॉडिफिकेशन भी देना चाहिए। तो यहां पर मॉडिफिकेशन भी आएगा और साथ में जो रीजंस है वो 706 में आएंगे, दैट व्हाई योर ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर्स ओपिनियन। बात समझ में आया क्या? अरे ठीक है क्या? और सर लास्ट ईयर का ऑडिट अगर कोई और करता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, याद है ओएम पैराग्राफ? पढ़ के देखो। अरे तुमको एग्जांपल दिखाया था ना ओएम का, सर लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया था, उन्होंने कौन सा रिपोर्ट दिया था, उनका ऑडिट रिपोर्ट का डेट क्या था, ये हम नॉर्मली इंक्लूड करते ही है ना। दिस इज अ नॉर्मल एग्जांपल ऑफ ओएम पैराग्राफ।
This 710 looks challenging because it has relationship with 706 other standards. That is why it becomes little challenging. आपको एग्जाम के लिए मैं जो बोलता हूं इतना पता होना चाहिए. एक तो ये दो एक्सेप्शन पता होनी चाहिए. ए एंड बी, ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये आपको आने चाहिए. दीज एक्सेप्शंस आर इंपॉर्टेंट. इसको मार्क कर लो. दूसरा चीज, इन केस ऑफ कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ ये पैराग्राफ आना चाहिए आपको कि अगर आपका ओपिनियन प्रायर पीरियड पे अलग है देन द ऑडिटर, जिसने पहले ओपिनियन दिया था, तो आपको ओएम पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा और मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा. ये दो चीज आपको आनी चाहिए. इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या वो आना चाहिए. इतना अगर मालूम है देन 710 का अंडरस्टैंडिंग मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए एट अ इंटरमीडिएट लेवल. इसको चाहिए तो मैं बाद में एक बार वापस रिवाइज करवा दूंगा वंस वी आर डन विद द रिमेनिंग स्टैंडर्ड्स. नॉर्मली मैं 710 को लास्ट में ही पढ़ाता हूं, बट रिवीजन के अंदर इतना टाइम होगा नहीं हमारे पास में, इसलिए आई वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू वंस राइट अवे. आर यू कंफर्टेबल? कैन वी डिस्कस सम क्वेश्चंस नाउ? करें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस. चलो, लेट्स लुक एट सम एग्जाम क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड रिसेंटली ऑन द ऑडिट रिपोर्टिंग सीरीज. आई वॉन्ट एवरी वन टू बी लिटिल केयरफुल. थोड़ा ढंग से 10 मिनट लगेगा, अच्छे से डिस्कस करते हैं. ये तो कारो रिलेटेड क्वेश्चन है. करेक्ट इनकरेक्ट. रीड क्वेश्चन नंबर 5. When corresponding figures are presented, auditor's opinion shall not refer to the corresponding figure, but there are some exceptions. जब हम प्रायर पीरियड नंबर्स के ऊपर भी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं. कोइंसिडेंटली मैंने सोचा नहीं था कि मैं एग्जैक्टली यही पेपर अटेम्प्ट ओपन करेगा, बट कोइंसिडेंटली जो हमने 710 में अभी पढ़ा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है. देखो आंसर. देखो सिंपल है. अगर पहले हमने ऑलरेडी मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, अभी भी वो अनरिजॉल्व है, तो सर हमको मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा. इन दोनों में से कोई भी एक चीज आती है, मतलब हमारे पैराग्राफ में बोलेंगे ना ये गलती, आपको डेप्रिसिएशन वाला एग्जांपल दिखाया था ना, वही लिखा है कि हमने लास्ट ईयर इस गलती को ढूंढा था, उस पर ये मॉडिफिकेशन दिया, इफेक्ट अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कितना इंपैक्ट आ रहा है और क्यों अभी मॉडिफिकेशन दे रहे हैं, ऐसा एक्सप्लेन करने का है. फिर दूसरा केस, सर अगर हमें प्रायर पीरियड रिलेटेड कोई गलती मिलती है जिसके ऊपर लास्ट ईयर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, बट वो गलती अभी भी मुझे सिग्निफिकेंट लगती है, तो मुझे उस पर मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा. एग्जैक्टली दोनों एक्सेप्शन लिखे कि नहीं लिखे? कुछ और नया है क्या, बोलो मेरे को. रादर आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में तो 710 का रेफरेंस भी नहीं है, बट आप रेफर कर सकते हो एज पर ऐसे 710. क्लियर है क्या क्वेश्चन? ये कोइंसिडेंटली हुआ है. हाँ, मैंने क्वेश्चन ढूंढ के रखे, बट वही अटेम्प्ट का वो क्वेश्चन निकल गया डायरेक्टली पहले. ठीक है. चलो, नवंबर 20. लेट्स फाइंड अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन नॉर्मली मिलता ही है आपको ऑडिट रिपोर्ट पे. Read this. How would an auditor determine कि की ऑडिट मैटर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? इज इट अ क्वेश्चन ऑन डिटरमाइनिंग व्हाट टू इंक्लूड इन कैम? यस और नो? क्या आंसर आएगा? कैम का डेफिनेशन फिर याद है, एज पर ऐसे 315, जहां पर रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है या सिग्निफिकेंट रिस्क है या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, या याद है क्या, करंट पीरियड रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हुए होंगे. ये लॉजिकल डिटर्मिनेशन है जिसके बेस पे आप डिटरमाइन करोगे ये मैटर को मुझे कैम में इंक्लूड करना है या नहीं करना है. रीड आंसर.
फोकट में 4 नंबर दे रहा तुमको, 3 नंबर 4 नंबर इजीली। है कि नहीं वो सेम आंसर? अब तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए बच्चों। Jan 21 करेक्ट इनकरेक्ट? रीड क्वेश्चन नंबर H। तुम बताओ आंसर, टेल मी द आंसर। इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिटर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर SA 705। डू यू अग्री विद दिस? करेक्ट और इनकरेक्ट? इट इज इनकरेक्ट और आंसर रहेगा इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। देखो आंसर वही है, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, देन रीड क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। अच्छा क्वेश्चन है, कल ही पढ़ाया था, चेक करो। बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में क्या आता है, और अगर ऑडिटर मॉडिफाई कर रहा है अपने ओपिनियन को तो उसको क्या बदलाव करना पड़ेगा। अरे याद करो, बेसिस फॉर ओपिनियन में याद है पहले तो क्लीन रिपोर्ट में ये सेक्शन आता ही नहीं था। फिर आपने बोला सर हमको एज पर ऐसे ऑडिट करना चाहिए, हमारे लिए जो कोड ऑफ एथिक्स ICAI ने अप्लाई करके दिए वो हमने फॉलो करना चाहिए, हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए टू बेस आवर ओपिनियन। याद आया क्या? और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो नाम बदल जाएगा, इट विल बिकम बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। याद आया क्या? पढ़ के देखो आंसर। आराम से पढ़ो, तुमको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने के बाद। मतलब लिटरली मैंने आपको जो ऐसे मॉड्यूल में नोट्स बना के दिए ना, वो नोट्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं। वो नोट बनाने के पीछे लॉजिक है बेटा, बिकॉज आई नो दोस क्वेश्चंस कैन बी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ कि अगर सही में चीजों को ढंग से पढ़ें तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके लिखना इतना मुश्किल नहीं होगा? यस और नो? चलो क्वेश्चन 1 पार्ट H। ये कल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे इतना डिटेल में, बट आपको मालूम रहेगा, मैंने आपको ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर में पढ़ाया है। याद है क्या? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे, याद है क्या, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आती है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था अगर आपको चाहिए तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना डिटेल में आ गया है, आप उसको सेपरेट अपेंडिक्स पे अटैच करके दे सकते हो। अरे यस और नो? तो सिर्फ आपको ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना जरूरी नहीं है आजकल, क्योंकि ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना डिटेल में आ गया है। इट कैन बी इंक्लूडेड एज अ सेपरेट एनेक्सर और अपेंडिस, और कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अगर आपको लगता है वो बहुत ही डिटेल में है तो एक काम करो, अपने कंपनी के वेबसाइट के एक स्पेसिफिक लोकेशन पे इंक्लूड कर दो और उस लोकेशन का डिटेल दे दो। देखो, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल ऑलवेज बी शोन। ऐसा जरूरी नहीं है सर, ये ऑडिट रिपोर्ट की बॉडी में आ सकता है, एक सेपरेट अपेंडिक्स बनकर के आ सकता है जिसको आपको रेफर करना पड़ेगा, या आपके वेबसाइट के अंदर एक स्पेसिफिक जगह पे आ सकता है जहां पर आप उसका रेफरेंस दे सकते हो। ये सेम चीज अपने नोट्स में है, इधर देखो, चेक करो, गो टू 700। मैं नोट्स बना के रखता हूं बेटा इसीलिए, ये देखो 700 के जो नोट्स हैं, मिला क्या? अरे यस और नो? थोड़ा मेहनत किया ना, कुछ नहीं पूछता ऐसे है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर होता है, बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। तुम थोड़ा बस मेहनत करने का, भाई किधर से क्या पढ़ना है, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, समझा? एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो।
क्वेश्चन 5 पार्ट डी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ढंग से पढ़ो जरा। सीए गुरु is in the process of preparing final audit report and would like to disclaim his opinion due to inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence। तो सर उसको अपनी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बदलाव लेके आना पड़ेगा? सेम क्वेश्चन कल मार्क करके पढ़ाया था, याद करो। अरे देखो सेम क्वेश्चन कल ही पढ़ाया था 705 के अंदर। ये देखो याद आया क्या? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बदल जाएगा व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन। पढ़ो आंसर एक बार जरा। पहले बताना पड़ेगा कि हाँ नॉर्मली हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है दैट वी शुड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस, बट सर यहां पर बिकॉज ऑफ द मैटर्स विच इज डिस्क्राइब्ड इन द डिस्क्लेमर, क्या बेसिस पैराग्राफ, कि भाई इतना सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिला है कि हम ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं। बोला था ना सेम पॉइंट नंबर बी। कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था डिस्क्लेमर का। अरे हाँ या ना, वही आंसर है। और ऑब्वियसली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट तो हमेशा आता ही है। बेटा वो स्पेसिफिक सेक्शन भी क्वेश्चन बनाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो जोक है, इसमें कोई केस स्टडी है ही नहीं। पूछना उसने वही है जो तुम्हारे नोट से स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। आर दे आस्किंग यू योर ओपिनियन? नो, दे आर आस्किंग यू ऑन द बेसिस ऑफ ए केस स्टडी। वो केस स्टडी तो एक तेरे को बहाना है दिखाने का, पर एक्चुअल क्वेश्चन उसको स्टैंडर्ड का जो कंटेंट है, जो मॉड्यूल का कंटेंट है, वही पूछने का है। तो थोड़ा मेहनत करेगा, अगर इज्जत से पढ़ेगा, हर स्टैंडर्ड को प्रॉपर तरीके से कंसिडर करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सच्ची बताओ, आफ्टर दीज सेशंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ 700, 701, 705, 706 एंड 710 एंड सबके ऊपर रीसेट एग्जाम के क्वेश्चंस भी दिखा दिए। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? मतलब एक करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और एक 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ये कॉमन ट्रेंड है फ्रॉम दी ऑडिट रिपोर्टिंग सीरीज। आर यू ऑल कंफर्टेबल? देखो धीरे धीरे ऐसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। श्योर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय।